मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना खराब उससे नहीं गवाया, लेकिन मैंने खराब गाया। अगर ये नहीं करूं तो गोविंदा क्या करेगा? अभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं होता, आप गाना डाल दो, पीछे से पूरा शूट कर लो, सामने थोड़ी देर फ्रंट लिया तो वो हीरो है, बाकी टाइम तो पूरा क्लोन है। एक भी मुस्लिम बंदा नहीं है जो सनातन को गाली दे रहा है। ये वो हिंदू लोग हैं जिनको मुस्लिम वोट चाहिए। उदित जी का द होल किसिंग थिंग वो इधर दे रहे हैं और वुमेन का इधर चला गया। फेस वुमेन की गलती थी, फेस उसने ऐसा किया। चुम्मा दे दे। फिल्मों में आप ओपन दिखाएंगे तो ये तो मैंने ठीक गाया, मैं ऐसे ही गाऊंगा। ऐसे कभी कभी क्लैशेस होती थी आपके साथ? क्लैशेस जब गंदे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हो सकता है, क्योंकि वो गाना गंदा बनाएंगे और वो सोचते कि हम इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। अबे तेरा गाना ही ऐसा है, इतना फालतू गाना है। जैसे ऑटो ट्यून आ गया है, इट्स फैक्ट ऑफ म्यूजिक। अब कोई अपना करियर नहीं बनाएगा म्यूजिक में। आप ढूंढने जाओ मार्केट में, आपको मिलेंगे नहीं म्यूजिशियन। सब लैपटॉप पे म्यूजिक कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल बोलिए, इंटेलिजेंट मत बोलिए। गाना गाने के बाद वो हो गया, खत्म हो गया। इमीडिएट भाग जाता हूँ। रहमान साहब के अंदर क्या है कि ऐसे ऐसे पद्म भूषण पद्मश्री वालों को नीचे बेंच पे बैठे हुए देखा है। राइटर, फिल्म मेकर, रहमान साहब उतर ही नहीं रहे नीचे। 2 घंटा 3 घंटा सब बैठे। मैन हु गेव अस लिल्टिंग सॉन्ग्स लाइक तौबा तेरे ये नजारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, और सुनो ना सुन लो ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, टन टनाटन टन टन टारा. But Abhijit is more than just his music. His controversial statements have got him into trouble many a time, but that doesn't stop him in any way. Problem I always have with the entire format is that आजकल वो राइट्स का चक्कर होता है ना, तो हम गाने किसी के डाल भी नहीं सकते, it becomes an issue. So I feel really constrained in that. बात कर सकती हूँ पर गाने के वो वीडियोस नहीं डाल सकते। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं मालूम कि ये भी सिंगर है। आप गाना डाल रहे, वो हर कोई सिंगर है ना। तो आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, तब तक वो बोलता है कि आप किसी को भी गाने को बोल सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सिंगर नहीं है, कौन नहीं है। वेल, आप तो माशाल्लाह बहुत, हम तो पैदा वैसे हुए हैं। हाँ, बाकी लोग बन रहे हैं। हाँ, यू थिंक दैट वो जो सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी डिवाइनली ब्लेस्ड? नहीं, देखिए, अभी आप बोल रही थी ऑमलेट का। ऑमलेट बनाया जाता है, लेकिन अंडा तो निकलता है नेचुरल। तो जब आपसे बात कर रहे हैं तो टॉपिक में यही आ जाता है कि मुर्गी और अंडा ये दोनों नेचुरल है। बाकी ऑमलेट बनाई है ये कि वो तो बनाया जाता है। तो ऑमलेट ये नहीं कह सकता कि मैं नेचुरल अंडा हूँ। तो वही वाली बात हो जाती है। फिर आपको कब लगा कि दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोफेशन? मतलब सिंगिंग एवरीबडी ट्राइज समहाउ द अदर, स्पेशली आई थिंक बंगाली फैमिलीज में तो सभी गाते हैं। देखिए, मेरी ये जो मैं आंसर दूंगा, मेरी इस आंसर की कॉपी अभी आजकल सब सिंगर्स करने लगे हैं। वो यही है कि हम पैदा होते हैं एज अ सिंगर। वी आर नॉट मेड। हमको बना के भगवान वैसे ही करके कोख में डालता है। कोख से हम एज सिंगर पैदा होते हैं। जैसे बच्चन साहब लंबे पैदा हुए थे, लेकिन कुछ लोग स्टार लोग हैं जो छोटे पैदा होते हैं, लेकिन वो भी स्टार होते हैं। तो फर्क यही है कि वी आर बोर्न लाइक दैट। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाता है कि यस आई एम अ सिंगर, तब मुझे कुछ करना है वाली फील आ जाती है। और आपको एक बता दूं, कोई भी बड़े घर पे सिंगर नहीं पैदा होता। कभी भी देख लीजिए, जो सिंगर होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं ना, म्यूजिशियंस होते हैं, आप बड़े से बड़े क्रिकेटर को देख लीजिए। पहले तो क्या अंग्रेजों का शौक था क्रिकेट। आप सब देखेंगे, आप छोटे उससे आए हैं, नेचुरल उसमें। सो सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है, म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो आदमी कभी भी अपने करियर के लिए सोचेगा तो उसके पास पैसे नहीं होते, गरीब आदमी से निकलेगा। कोई भी सिंगर, चाहे लता जी हो, किशोर जी हो, रफ़ी साहब हो, हम लोग एक डेस्टिनेशन करके आते हैं। तब के दिन में डेस्टिनेशन था कि मुंबई आना, फिर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्लासिकल जब तक था, हर जगह ग्वालियर घराना अलग है, ये पटियाला अलग है, पंजाब घराना अलग है, सब जगह का अपना अलग अलग है। हमको प्रॉब्लम क्या था कि हमको मुंबई में ही आना था, इसलिए कि
एक्सपोज हो सके. दैट जरिया वाज ओनली या तो रिकॉर्ड कंपनी, म्यूजिक कंपनी और या प्लेबैक सिंगिंग उसी में. अब वैसा नहीं है. अब प्लेबैक सिंगर नहीं होते. अब कोई भी गाना यूट्यूब में देखेंगे तो आप पता करते किसका, तो उस गाने को आप ले लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं. प्रोड्यूसर जो सबसे बड़ा गाना होता है उसको उठाते हैं, उसको अब हीरो उसमें ही डांस कर रहा है. जैसे अभी बीच में आया था ना, तौबा दन तौबा, ये जो भी हो तौबा ऐसा करके, तो वो गाना पॉपुलर था, उसको लाया गया. तो दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बी इन बॉम्बे. अब आप जितने सिंगर्स लोग देख रहे हैं, आप सब अपने गली कूचों में पगडंडियों से होके अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. नेचुरल वो निकलता. अब मैं ये सबसे कहूँगा कि ये जो मिथ है ये हटा दो कि तुमको मुंबई आना पड़ेगा. मुंबई आके आप कुछ नहीं कर सकते. जो कुछ आप अपनी जगह बैठ के, भले ही आप श्रीलंका में हो, उसका गाना भी एक हिट हुआ एक लेडी का, सब फिल्मों में आ रहा है, नॉट हिंदी. आप तमिलनाडु में बैठे हो, आप बंगाल में बैठे हो, बंगाल के किसी कोने में बैठे हो, आजकल सोर्सेज का आपके घर से बैठ के ही आप कर रहे हो. और नॉर्थ ईस्ट जी, वो इतना स्टोर हाउस ऑफ टैलेंट है. वहाँ पे जो देयर सो मच हैपनिंग, और वो उनके क्लब्स हो जाएं या फिर उनके जो नाइट क्लब्स हैं या फिर उनके जो टैलेंट हंटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, दैट अमेजिंग म्यूजिक, दोस यू नो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या वोकल हो, बहुत एज ए म्यूजिशियंस दे आर अमेजिंग. जी. बट यू नो, आपके व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर करियर, तब तो ऐसे जरिया था नहीं, कोई टैलेंट स्काउटिंग नहीं था, ना टीवी पे कोई टैलेंट हंट्स थे. आना तो दिल्ली बम्बई ही था. तो डिड यू हैव अ म्यूजिक आइकॉन कि मैं रफ़ी साहब के साथ के जैसे बनना चाहता हूँ, या उनके जैसे गाने गाना चाहता हूँ, या फलां म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ, पंचम दा हो गए, या फिर मैं गुलजार साहब के लिरिक्स गाना चाहता हूँ, या मैं इस एक्टर के प्लेबैक सिंगिंग करना चाहता हूँ? कुछ तो गोल्स होंगे. ये सपना नहीं है. मैं कानपुर का हूँ, बंगाली. कानपुर में बैठ के इस तरह का सपना जो आप बता रही, इस तरह का सपना देखना दुस्साहस था. डेयरिंग. आप कैसे सोच सकते हैं कि जब मैंने सोचा और जब तक मैं मुंबई आया, तब तक कौन कौन लोग दिग्गज भी नहीं बोल सकते. दे आर अल्टीमेटली दे आर द गॉड. वो गॉड है, वो अभी भी हमेशा गॉड रहेंगे, बाकी हम लोग भक्त रहेंगे. रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, ये 4 नाम उस समय बिल्कुल ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, विष्णु विष्णु विष्णु, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, सब यही थे. सरस्वती मतलब यही, इन्हीं देवी देवताओं को जानता हूँ, हम जानते हैं. लेकिन बाद में कुछ गुरु लोग आ जाते हैं, कुछ प्रवचन देने लगते हैं, कुछ वो भगवान, ये ओरिजिनल है, जिनको हम अदृश्य है, जिनको पूजा करते हैं. हमारे लिए, सबके लिए रफ़ी साहब अदृश्य हैं. अभी किसी ने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा था. किशोर कुमार अदृश्य, लता जी अदृश्य, आशा भोसले अदृश्य हैं. ये सब अदृश्य लोग हैं जिनको आप सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है. अभी के सिंगर्स को आप लोग देखते पहले, सुनते ही नहीं है, सिर्फ देखते हैं. तो हम उस समय की बात करें जब संगीत को सुना जाता था, सिर्फ सुना जाता था, देखा नहीं जाता था. अभी कौन सा उंगली कैसे, कौन सा भाव है, कौन सा एक्सप्रेशन है, हम लोग तो ऐसे करते थे ना. अभी ऐसे क्या हो, समझ में नहीं आ रहा. ये किस तरह के एक्सप्रेशन है, ये नहीं समझ में आया. तो भगवान ने तो आप लोगों को 5-5 उंगलियां ही दी हैं, उन्हीं को पूरा वो कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, समझ में आ रहा जी. बट who literally, जब आप कानपुर में थे, did you think कि इनके लिए मैं गाना चाहता हूँ? देखिए, एज की तरह एज होता है एक. इट इज़ व्हेन यू, एक जो ट्रांजिशन होता है ना आपका, स्कूल में तब आपको कुछ नहीं मालूम. जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा लगता था मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा. ट्रक में इतने सारे तरबूज, यहाँ पे कलिंगन बोलते हैं, लेके जा रहा है जिगर, अरे यार मैं ट्रक चलाऊंगा, इतने तरबूज रखूंगा. मतलब मुझे गन्नों का बहुत शौक था, शुगर केन. तो एक गन्ना मुझे दे दीजिए, सारा टाइम मैं उठा के बड़ा, ऐसा लगता था कि ये मैं प्रोसेस करता हूँ, ये गन्ना मेरा है. तो उस समय जब आप सुनते हैं ना, तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये क्या होता है. मालूम पड़ा ये मोहम्मद रफ़ी होता है.
अच्छा मोहम्मद रफ़ी क्या होता है? वो जो रेडियो में है वो रफ़ी होता है। और मैं बचपन में जानता था आनंद पक्षी। मैंने कभी पक्षी आनंद नहीं। बचपन में मैं सुनता था ये आनंद पक्षी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, इस तरह का। विविध भारती आप जी बात जी कर रहे जी हैं। जी। सो उस समय का तब मैं सोचता था ये, तब धीरे से मालूम पड़ा, अचानक कब मालूम पड़ा कि प्लेबैक सिंगिंग होती है जैसे किशोर कुमार आए। तब तक मोहम्मद रफ़ी मेरे लिए एक रेडियो थे। जब किशोर कुमार आए तब मैंने कहा यार ये क्या है, झटका लगा। तो मैं म्यूजिशियन था, फिर मेरे अंदर से एक म्यूजिक मेरे वोकल से निकला। तब तक मैं सुनता था, अब मैं गाने लगा। और स्कूल में होता ना कि कोई ना कोई एक शक्ति होती है जो आपके टैलेंट को पहचानती है। वो शक्ति कौन सी है पता नहीं। मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम ये करो वो, तो पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ो, मतलब सिर्फ पढ़ो। भले मम्मी को छुपा के आप अंदर कुछ और कार्टून देख रहे हो, मम्मी ने बोल दिया मैथ्स है तो हाँ मैथ्स सही है, मम्मी ने बोल दिया मैथ्स है, उनको और कुछ आता नहीं। तो मैं उस समय जब मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो उस समय मुझे मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब श्रीवास्तव जी थे, जो हारमोनियम में रोज हम लोग प्रेयर पे पहले खड़े होते थे, या कुंदेंदु तुषार हार ध्वला, उस पे तो उन्होंने पता नहीं कैसे सुन लिया, बोला तुम आगे आ जाओ सामने, तुम हारमोनियम के सामने खड़े होगे, तुम गाओगे। कभी सुना नहीं, कभी नहीं, पता नहीं कहाँ से आई ये आवाज़, पता नहीं कैसी हो। तो वहाँ गाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल के हम लोग एक्चुअली टीचर्स बोलते नहीं, हमारे बचपन से आदत है कि हम मास्टर साहब या अध्यापक बोलते थे। टीचर सुनने में बड़ा ऐसा लगता है जैसे ट्यूशन पढ़ाने कोई आया। तो हम आज भी मास्टर जी, अन्य तो हम लोग के यहाँ फास्ट मासा बोलते, मास्टर साहब पूरा निकलता नहीं तो मासा। तो मास्टर साहब, अध्यापक जी, प्रिंसिपल साहब को प्रिंसिपल बोलते थे, वो सुनने में अच्छा लगता था। तो कैसे उस समय हमारे क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन मुझे लेके जाते थे, आजा भट्टाचार्य। उतनी छोटी सी उम्र में मुझे भट्टाचार्य बोलते थे, लेकिन सन्मान, अभिजीत नहीं भट्टाचार्य। अब अंदर ले जाके मुझसे गाना सुन रहे। मुझे आज भी 4 लाइन याद है कि जब मैं वो गाना गाया था कि मुझे ये भी नहीं मालूम किसने गाया। काल कपहिया झूम मेरे भैया, दिल रहमान पले, एक कहीं बजे शहनाई कहीं और, इसी के नाना मान गए राम कृष्ण हरि। इन गानों से मेरा नींव गया। और तब तक मुझे मालूम था कि जो इतने में क्लास 7th या ये इट वाज मनडे, हाँ ये इट वाज, आई बिलीव इट वाज 70 एक मिनट में कैलकुलेट करता, मुझे मैं 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट नर्सरी जिसको बोलते हैं ना, बच्चों का स्कूल जिसको। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।